वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। आज हम थोड़े न्यूटन्स के लॉ के बारे में बात करेंगे, थोड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। वही एक्चुअली जो आप जनरली फिनोमिना देखते हो आपकी जनरल लाइफ में वो होते क्या है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो व्यक्ति हैं जिनमें से एक ऑब्जेक्ट को तो मैं ट्रेन के अंदर बिठा दूँ और दूसरे ऑब्जेक्ट को ज़मीन पे खड़ा कर दूँ, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिलेटिव में कैसा महसूस करेंगे। जिनके बीच में जो भी मोशन होगा वो कहलाएगा आपका रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन की बात करते हुए यदि मैं इनके थोड़ा घटनाक्रम आपने देखा ही होगा जनरल लाइफ में, ट्रेन में तो आप लोग बैठे होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है उसको तो बाहर वाली वस्तु चलती हुई दिखती है, और जो बाहर खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे या जमीन पे खड़ा हुआ है तो उसको क्या दिखता है कि भाई ट्रेन चल रही है। तो दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा होगा, हाँ, कि ट्रेन चल रही है। ट्रेन वाला तो बोल रहा है कि भाई बाहर पेड़ पौधे चल रहे हैं, और प्लेटफॉर्म वाला बोल रहा है ट्रेन चल रही है। तो एक साथ दोनों चीज़ें तो सही हो नहीं सकती हैं। तो इन चीज़ों को आपने महसूस किया होगा आपकी जनरल लाइफ में, वही ये चीज़ें घटनाएं क्यों हो रही हैं। तो इसी के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो इस बात को करने से पहले मैं आपसे थोड़ा बात करूँगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ साथ न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन की। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ओके। देखो, फर्स्ट लॉ होता है न्यूटन का इनर्शियल लॉ, इनर्शियल लॉ। और इनर्शियल लॉ क्या कहता है भाई, यदि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है या कोई भी वस्तु है, यदि वो रेस्ट है तो रेस्ट ही रहेगा, और किसी निश्चित या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। और इसकी भी एक लिमिट होती है, जब तक करेगा जब तक कि उस पर कोई भी एक्शनल फोर्स अप्लाइड नहीं होता। तो इसका यदि स्टेटमेंट देखूं तो बोल दूंगा मैं, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन देन इट्स remain remain in रेस्ट और मोशन। ठीक है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गतिशील है तो गतिशील रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई भी एक्शनल फोर्स अप्लाइड नहीं होता। तो देखो, मैं बोल रहा हूँ कि कब तक रहेगा, व्हेन ए एक्शनल फोर्स नॉट बी अप्लाइड। ठीक है ना। तो देखो, एक्शनल फोर्स नॉट बी अप्लाइड, तो ये यहाँ से क्या बोलना चाह रहा है कि भाई जो भी पार्टिकल पर एक्शनल फोर्स है, अभी यहाँ पर क्या है, जीरो है। मैथमेटिकल मीन समझेंगे उसका। ठीक है, एक्शनल फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ आपका, आप जानते हो कि भाई एफ बराबर क्या होता है आपका, एम ए। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। यदि मैं यहाँ पे पुट करूँ इसकी वैल्यू एम ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, देन आपको क्या मिल जाएगा कि भाई आप बोलोगे कि भाई मास, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो द्रव्यमान है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो जीरो क्या हो सकता है उसका, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में जो भी चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। कि भाई वेग में समय के साथ जो भी परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा आपका, त्वरण। तो मैंने बोल दिया कि भाई ए इक्वल टू जीरो। अब त्वरण को कैसे डिफाइन करोगे आप, डीवी ओवर डी टी इक्वल टू जीरो, वेग में परिवर्तन की दर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से आपको बी क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट। क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट। तो पहले लॉ से तो मेरे को क्या, इनर्शियल लॉ जो था न्यूटन का, उससे क्या मिल गया, बी इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैं यदि सेकंड लॉ पे जाता हूँ, सेकंड लॉ है आपका न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है आपका कि भाई जो भी मोमेंटम में चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होगा, अप्लाइड एक्शनल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, मतलब dp ओवर dt इक्वल टू एफ एक्शनल वेक्टर। अब यहाँ भी इसने सेम बात कर दी है कि भाई इफ एफ एक्शनल वेक्टर इक्वल टू जीरो है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स क्या है, जीरो है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से रिजल्ट dp वेक्टर ओवर dt इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो आपको यहाँ सेम क्वांटिटी मिल रही है इस प्रकार की, तो पी क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट ऑफ मोशन। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो पी हम जानते हैं भाई मोमेंटम होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, एम बी वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट। जनरली हम सिंपली बात करते हैं भाई मास पहले से कांस्टेंट है। ठीक है ना, जो भी फ्रेम न्यूटन्स लॉ का फॉलो करती है उनका मास चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से मैंने बोल दिया, तो भाई यहाँ से भी आपको क्या रिजल्ट मिल गया, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो यहाँ से भी सेम रिजल्ट मिल रहा है और यहाँ से भी सेम रिजल्ट मिल रहा है, बी दोनों में क्या मिल रहा है आपको, कांस्टेंट। तो इनर्शियल लॉ आपका क्या कह रहा है, दोबारा समझना कि यदि कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में तो मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक कि कोई उस पर एक्शनल फोर्स हम अप्लाइड नहीं कर देते। ओके, तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिल गया, बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और सेकंड लॉ क्या कहता है कि भाई मोमेंटम में जो भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अप्लाइड एक्शनल फोर्स के इक्वल होगा। तो मैंने वापस से माना इफ एफ एक्शनल इक्वल टू जीरो,
देन dp इक्वल dt इक्वल टू 0। तो p वेक्टर क्या मिल गया आपको, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब b इक्वल टू कांस्टेंट। दो रिजल्ट ध्यान रख लोगे, ये होता है आपके जनरली न्यूटन्स लॉ में। और थर्ड लॉ होता है आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स। थर्ड लॉ क्या होता है न्यूटन्स का, थर्ड लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि भाई प्रत्येक कोई भी एक्शन करोगे उसके अपोजिट क्या होगा, आपका रिएक्शन होगा। बट जो भी रिएक्शन होगा ये मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। जैसे मैंने मान लिया कि भाई कोई दो पार्टिकल है, ठीक है, 1 और 2, इनके बीच की कोई भी डिस्टेंस है, तो पार्टिकल 2 के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा उसको बोल दूंगा मैं F12 वेक्टर, और इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा उसको बोल दूंगा F21 वेक्टर। ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इस प्रकार से आएगा, F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। आएगा समझ में कि जो भी फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड में तो सेम रहेगा, मतलब परिमाण में तो समान, पर तो एक दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। इसका एग्जांपल देख ले तो आप, जैसे बंदूक चलाते हैं हम, तो जैसे ही गोली छूटती है आगे, तो गोली छूटती है तो गोली तो आगे निकलती है पर पीछे की ओर झटका लगता है, तो ये क्या कहलाता है आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स। दूसरी बात, जैसे आपकी जो नाव देखी हो आपने, जो चप्पू से चलती है, तो चप्पू तो पीछे चलता है, पीछे गति देता है, पर नाव कहाँ जाती है आपकी, आगे की तरफ जाती है। तो ये सब एग्जाम्पल आपके एक्शन रिएक्शन फोर्स के हैं। और मैं जनरली आपको यदि तीनों लॉ के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन हुआ कि भाई न्यूटन्स लॉ में क्या वैलिड है, बी कांस्टेंट जो भी, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा और आगे बात करेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, कि भाई जो आपका एक्चुअल, जो मैंने शुरू में बात की थी कि भाई जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है उसको बाहर वाली वस्तुएं चलती हुई क्यों दिख रही हैं। हाँ, जनरली क्या होता है, बाहर वाली वस्तुएं चलती क्या नहीं चलती है, पेड़ अपनी जगह पे रहता है, बल्कि ट्रेन चल रही है, पर जो व्यक्ति उसमें बैठा है उसको क्यों महसूस हो रही है ये चीज़ें। तो उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरली आप जानते होंगे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, भाई इसको डिफाइन करता है, आप ओरिजिन हो, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये जेड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इस फ्रेम को मैंने बोल दिया एस फ्रेम। क्या बोल दिया है, एस फ्रेम। तो एस फ्रेम में आप क्या बात कर रहे हो, जैसे मैंने बात कर लिया कि ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में देखोगे किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, भाई आपका जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा या कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दिखाएगा क्या, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है किसी भी टाइम पर। तो मैंने ये एज्यूम कर लिया कि भाई t इक्वल टू 0 पर, एट t इक्वल टू 0 पर आपकी एस फ्रेम और इसी के ऊपर एच डैश फ्रेम है, ये वाई डैश, ये एक्स डैश और ये जेड डैश, मतलब एक दूसरे पर क्या है, ये सुपर इम्पोज्ड है। जैसे मैं बात कर लूँ, देखो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। और इन्हीं के ऊपर क्या है, एक्स के ऊपर एक्स डैश है, वाई के ऊपर वाई डैश है और जेड के ऊपर जेड डैश है। एट टाइम t इक्वल टू 0 पर दोनों के जो ओरिजिन्स हैं वो क्या है, समान है। अब मैंने बात किया कि भाई कुछ टाइम के पश्चात जो भी फ्रेम एच डैश है, एच डैश को बोल सकते हो, एस प्राइम बोल सकते हो, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है इन एक्स डायरेक्शन। तो इसका डायग्राम देखो कुछ समय पश्चात क्या आ जाएगा, मैं ऐसे बोल दूंगा कि भाई ये तो आपका एस फ्रेम था, ये कोऑर्डिनेट वाई है आपका, ये एक्स और ये जेड है, ये ओरिजिन ओ है। क्या बोल रहे हैं कि भाई जो एस प्राइम फ्रेम है आपकी, एच डैश फ्रेम है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, ये ओ डैश हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा एक्स डैश, ये वाई डैश और ये जेड डैश और ये एक्स डैश, ठीक है। भाई एक्स डायरेक्शन मूव करे तो एक्स में चलेगा, देखो वाई में कुछ नहीं चला, ये जेड में भी कुछ नहीं चला, वाई और जेड में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब मूव कर रही है तो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, उसको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी लगा होगा, जिसको बोल देता हूँ मैं एक्स इक्वल टू बी टी, एक्स इक्वल टू बी टी। भाई यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चला है, मैंने मान लिया कि एक्स कोऑर्डिनेट पे चल रहा है तो एक्स दूरी चला है, तो एक्स बराबर आप जानते हो वी टी, दूरी बराबर वेग गुणा समय, क्योंकि फ्रेम किस वेलोसिटी से जा रही है, बी वेलोसिटी से आगे जाती जा रही है, ठीक है ना। अब जैसे मैं बात कर लूँ यहाँ पर, ये आपको समझ में आया, तो इस फ्रेम को तो बोल दूंगा, एच डैश फ्रेम को बोल दूंगा मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, और एस फ्रेम को बोल दूंगा मैं इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का मीन क्या होता है, देखो इनर्शियल फ्रेम तो वो होती है, इनर्शियल फ्रेम जिनमें न्यूटन्स के लॉ आपके वैलिड होते हैं, क्या होते हैं, न्यूटन्स लॉ वैलिड। या फिर मैं ऐसी बात कर लूँ, इनर्शियल फ्रेम, सीधी सी बात ये रख लेना याद, इनर्शियल फ्रेम के लिए दे, यदि आपका एफ एक्शनल इक्वल टू क्या है आपका 0 है, तो ए भी क्या है आपका 0 है, तो वो तो कहलाती है आपकी इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती है, जैसे आपका एफ एक्शनल इक्वल टू 0 है बट ए एक्शनल इज नॉट इक्वल टू 0,
ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम के जो भी एग्जाम्पल होंगे आपके, जैसे आप कोई भी लीनियर मोशन करते हो तो इनर्शियल फ्रेम में आएगा, उसका एक्सीलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के जो भी रोटेटिंग फ्रेम्स होती हैं वो सब किस में आती हैं, आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम में। जैसे आपका अर्थ भी है, वो भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है ना। और आगे बात करते हैं। देखो अब मैंने क्या बात की थी कि भाई जो व्यक्ति किसमें, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, रेल के अंदर, तो मैंने यहाँ बैठा दिया कि भाई ये एक व्यक्ति तो किसमें बैठा है, ये ट्रेन है आपकी, इसमें बैठा हुआ है अंदर, और ये एक ये व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के मोशन को क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। ये बाहर पेड़ पौधे हैं, इधर ये पेड़ पौधे बने हुए हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ मान लो यहाँ पेड़ पौधे हैं। तो ट्रेन वाला व्यक्ति क्या देखेगा, ट्रेन किसी वेलोसिटी v से आगे जा रही है, ठीक है। तो ट्रेन वाला व्यक्ति क्या देखेगा, जैसे आप ट्रेन में बैठे होंगे तो बाहर वाली वस्तु चल रही है, पेड़ पौधे चल रहे हैं, नदी चल रही है, पहाड़ चल रही है, क्या ऐसा होता है, जनरली चलते हैं क्या वो तो वहीं रहते हैं जगह पे। और जो व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे, वो क्या देखेगा, ट्रेन चल रही है, जबकि वास्तविक घटना तो क्या है, ट्रेन ही चल रही है। तो जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ ए और इसको नाम दे देता हूँ बी, तो ए को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि भाई आपकी बाहर वाली वस्तु चल रही है, इसको क्यों नहीं महसूस हो रहा, इसका सीधा सा कारण है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो जो आपका बी पार्टिकल है वो तो स्थिर फ्रेम में खड़ा हुआ है, स्थिर मतलब ऐसी फ्रेम जो न्यूटन के नियम का पालन कर रही है, जहाँ पर उनका वेग क्या है, 0 है, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। जैसे अभी मैं अर्थ पे खड़ा हुआ हूँ तो आपको ऐसा दिख रहा है कि वीडियो से मैं आगे निकल गया, नहीं ना, क्यों, क्योंकि मेरी जो फ्रेम है वो कैसी आपकी स्थिर फ्रेम है, उसका वेग क्या है, 0। तो मुझे जो मेरे रेस्पेक्ट में मैं जो भी चीज़ दिखूंगा मुझको क्या मिलेंगी, स्थिर चीज़ दिखेंगी, जो एक्चुअल चीज़ होंगी वही दिखेंगी। बट जो ट्रेन के अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है वो आराम से बैठा हुआ है, पर जो तंत्र है ट्रेन, वो कैसा है आपका, गतिशील तंत्र है। जैसा तंत्र है गतिशील तंत्र है, और गतिशील तंत्र में वो स्थिर बैठा हुआ है, तो इसलिए उसको बाहर वाली वस्तु क्या होती है, चलती हुई दिखती है। जैसे कि मैं बात कर लूँ कि भाई जो ट्रेन के अंदर है वो तो बैठा है आपकी कौन सी फ्रेम में, एस टेस्ट फ्रेम में। कौन सा पार्टिकल बैठा है, ए पार्टिकल कौन सी फ्रेम बैठा है, एस टेस्ट फ्रेम में, और बी पार्टिकल किसमें आपकी, एस फ्रेम में। तो ये तो स्थिर फ्रेम है तो यहीं रहेगी, ठीक है। अब ये देखेगा यदि ट्रेन बी वेलोसिटी से आगे जा रही है तो ट्रेन आगे जाती जा रही है, ये पीछे देखेगा ये छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका सीधा सा कंसेप्ट ये है कि वो इसलिए ये सब चीजें महसूस कर पा रहा है क्योंकि वो खुद एक गतिशील तंत्र में है, ठीक है ना, तभी उसे बाहर वाली वस्तु चलती हुई दिख रही है। यदि उसी पार्टिकल को आप एक पार्टिकल को लाके जमीन पे देखोगे तो वो देखेगा कि भाई एक्चुअल में ट्रेन ही चल रही है, बाहर वाली वस्तु तो स्थिर है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या चीज़ है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आपके जीवन में बहुत महत्व है। इसी की सहायता से आप किसी वस्तु की स्थिति, वेग, त्वरण किसी भी समय पर ज्ञात कर सकते हो। अब जैसे जनरली मैं बात करूँ आपकी, जैसे आप अर्थ में हो, इसी से रिलेट करना, अर्थ आपका कैसा फ्रेम है, स्थिर फ्रेम है या गतिशील फ्रेम है, सोच के देखना कि भाई आप सुबह सुबह देखते हो जनरली सूरज है ना एक साइड से उगता है और दूसरी साइड छिप जाता है। तो क्या जैसे आपने जनरली छोटी क्लास में सुना होगा कि भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, हाँ सोच कर देखो एक बार। तो हम देखते हैं कि भाई जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है, तो आपके दिन और रात जो भी है एक निश्चित समय बन रहे, 24 घंटे में दिन और रात हो रही है। ऐसा तो है नहीं है किसी दिन जल्दी दिन उग के आया हो, 10 घंटे में दिन उग गया हो, है ना। तो जैसा ही ट्रेन वाला व्यक्ति फील कर रहा है वैसा ही हम फील करते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर हैं, ठीक है। और पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है, लगातार वृत्ताकार कक्षा में अपनी दूरी पर घूम रही है, ठीक है। तो सूर्य तो क्या है, स्थिर है, स्थिर मतलब उसका वेग क्या है, 0 है। बस पृथ्वी जो है, जैसे मैंने ये मान लिया, मान के चलो जैसे आपका ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, तो पृथ्वी क्या कर रही है, इसके चारों ओर ऐसे राउंड राउंड सर्कल चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम तो वही कैसी फ्रेम में है, जैसे ट्रेन वाला व्यक्ति था वैसे हम पृथ्वी में है। तो हम देख नहीं पा रहे पृथ्वी के अंदर से कि भाई पृथ्वी चल रही है नहीं चल रही है, ऐसी ट्रेन वाला व्यक्ति नहीं देख पा रहा था, ट्रेन में बैठा हुआ था वो, कि भाई हम क्या, ट्रेन वाला व्यक्ति क्या नहीं देख पा रहा था कि बाहर वाली वस्तु इस तरह चल रही, क्योंकि वो खुद एक गतिशील तंत्र में था। ऐसे हम भी एक गतिशील तंत्र में, जिसको नाम देते हैं हम पृथ्वी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई सूरज क्या होता है, इधर से उगता है और इधर चला जाता है, ऐसा नहीं है। सूरज तो अपनी जगह पर ही है, हम ही सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। पर हम ऐसा महसूस क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही गतिशील तंत्र में, तो हमको बाहर वाली वस्तु कैसी दिखाई देंगी, चलती हुई, जैसा कि इस वाले व्यक्ति को दिखाई दे रही है जो ट्रेन के अंदर बैठा है, गतिशील तंत्र में बैठा है, उसको भी बाहर वाली वस्तु आपको चलती हुई दिखाई दे रही है। उसी प्रकार हमको भी सूरज चलता हुआ दिखाई देता है। तो और इन चीजों का मेजरमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, पृथ्वी के सरफेस पे जाओगे। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है इस जन्म में, तो यदि आप साइंटिस्ट वगैरह बन गए तो पहुंच जाओगे पृथ्वी की सरफेस पे, वरना अपने खर्चे से तो जा नहीं पाओगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि भाई जो भी व्यक्ति गतिशील तंत्र में है, भाई ऐसी घटनाओं को, उसी को ऐसी बाहर वाली वस्तु चलती हुई दिखेगी, ठीक है। वरना जो स्थिर फ्रेम में है, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं स्थिर फ्रेम में हूँ, तो मुझे तो ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही कि भाई ये बोर्ड चल रहा हो या फिर ये कुछ भी उठ के चल रहा हो, आपस में नहीं चल रहा, क्योंकि मैं खुद ही कैसी फ्रेम में हूँ, अभी स्थिर हूँ, ठीक है। पर
सन के रेस्पेक्ट में जो अर्थ है वो क्या कर रही है, एक निश्चित वेग से, निश्चित एंगुलर वेलोसिटी से कर रही है, रोटेशन कर रही है। तो आई होप आपको ये जनरल लाइफ का फिनोमिना समझ में आया होगा कि जब आप ट्रेन में बैठते हो तो आपको बार वाली वस्तु क्यों चलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि आप खुद एक गतिशील तंत्र में हो, और गतिशील तंत्र में जो है न्यूटन्स के नियमों का पालन नहीं होता। ठीक है, तो इससे आगे हम और ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आया करेंगे। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।